मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी चैप्टर 4 सुमित्रा नंदन पंत के नौका विहार का अध्ययन करेंगे। और बेटा जैसे जैसे आपको ये समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योतिष्णा उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सेकत सैया पर दुग्ध ध्वल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख में दीप्त मृदुल करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीला अंबर साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है मृदुल मृदुल लहर। बेटा तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। और हमें संदर्भ किस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से लिया गया है। कैसे करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। शांत स्निग्ध ज्योतिष्णा उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सेकत सैया पर दुग्ध ध्वल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल। अब बेटा क्या कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चिकनी ध्वल चांदनी शांत वातावरण में फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल और बिना पलक मारे आकाश धरती के शांत वातावरण को देख रहा है। सेकत सैया पर दुग्ध ध्वल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सेकत माने होता है बेटा बालू। बालू के बिस्तर पर दुग्ध जैसी सफ़ेद दुबली पतली गंगा लेटी है शांत क्लांत निश्चल। ठीक है। गंगा गर्मी के कारण विरल हुई, थकी हुई, दुखी, निश्चल सी लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्त मृदुल करतल। बेटा शशि मुख माने होता है चंद्रमुख। अब इसमें क्या कहा गया है। मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी प्रकाश में प्रकाशित कोमल हथेली पर रखकर लेटी हुई हो। लहरें उर पर कोमल कुंतल और जो छोटी छोटी लहरें हैं वो उसके हृदय पर लहरते हुए ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे मानो उसके सुंदर बाल हों या उसके सुंदर केस हों। बेटा आप आगे की लाइन समझने के लिए अपने मन में एक कल्पना बनाओ कि आप गंगा के किनारे खड़े हैं। ठीक है। आप गंगा के किनारे खड़े हैं और गंगा का जो जल है बिल्कुल शांत है और आकाश में जो तारे हैं बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। ठीक है। अब उस आकाश की जो परछाई है वो गंगा के शांत जल में दिखाई दे रही है। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जमी पर उतर आया हो। अब इतना अगर आपने अपने मन में कल्पना बना के उस चीज़ को समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। कैसे कल्पना करनी है कि जैसे आप गंगा के किनारे खड़े हुए हैं, गंगा का जल बिल्कुल शांत है और रात्रि का समय है बेटा। और आकाश क्या है। आकाश बिल्कुल तारों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब जो आकाश का प्रतिबिंब है, परछाई है, जब गंगा के शांत जल में दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो आसमान जमी पर उतर आया हो। इसके बाद अब आगे का समझिए क्या कहना चाहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। अब बेटा इसमें क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि तारों भरे आकाश की परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसी लगती है जैसे मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों की जो छुअन से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका निर्मल आंचल लहर रहा हो। साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है मृदुल मृदुल लहर। अब इसमें क्या कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर
चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी जो लहरें हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे मानो किसी स्त्री के लेटने के कारण उसकी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। इसके बाद बेटा अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाती है। तो क्वेश्चन इसमें से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, वो कैसे कैसे हैं मैं भी आपको समझा देती हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन होगा उपरोक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या लिखेंगे बेटा? पाठ का नाम है नौका विहार। और कवि का नाम लिखिए, कवि का नाम लिखना है आपको सुमित्रानंदन पंत। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब ये वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका ये। तीसरा क्वेश्चन है बेटा उपर्युक्त पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? तो आपको लिखना है उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना का उल्लेख नायिका के रूप में किया है। कैसे लिखेंगे इसको? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना का उल्लेख नायिका के रूप में किया है। चौथा क्वेश्चन बनेगा गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब कैसा प्रतीत हो रहा है? कौन सा क्वेश्चन बनेगा बच्चों? गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब कैसा प्रतीत हो रहा है? तो इसके लिए हमें आंसर लिखना है गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश में प्रकाशित कोमल हथेली पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरों के रूप में उसके वक्ष स्थल पर कोमल केश लहर रहे हों। एक बार दोबारा सुन लीजिए। गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखकर लेटी हो और छोटी छोटी लहरों के रूप में उसके वक्ष स्थल पर कोमल केश लहर रहे हों। पांचवा क्वेश्चन बनेगा बेटा गंगा के जल में पड़ती हुई तारे भरी आकाश की परछाई किस प्रकार की प्रतीत हो रही है? तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे हमें लिखना है इस प्रकार से। पंत जी कहते हैं कि तारे भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहर रहा हो। एक बार दोबारा सुन लीजिए। पंत जी कहते हैं कि तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहर रहा हो। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सिमटी सीपी पर मोती की ज्योतिषना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल में सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर कला कंकार का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वे चांदनी रात में के प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव को लेकर के गंगा में तेजी से आगे बढ़े। सिकता की सिमटी सीपी पर मोती की ज्योतिष ना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर। अब वो क्या कहते हैं मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक भ्रमण कर रही हो। ऐसा सुंदर वातावरण गंगा में खड़ी नावों की जो पोलें हैं वो नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। और बेटा उन लंगरों के उठते ही मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पोलों के पर। फिर क्या हुआ? छोटी छोटी जो नावें थीं वो अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर सुंदर हंसनियों के सामान
धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। निश्चल जल में शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। अब वो क्या कहते हैं, गंगा का जो जल है शांत एवं निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण की चांदनी में नहाया रेतीला तट की जो परछाई है वो दुगने परिणाम में प्रकट हो रही है और क्या कर रही है, और कला कंकार का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। और क्या हो रहा है, गंगा के तट पर शोभित कला कंकार का जो राजभवन है उसकी जो परछाई है वो गंगा के जल में झलक रही है। ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल की सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी हुई पलकें एवं शांत मन वैभव रूपी स्वप्न उसके मन में तैर रहे हैं। अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण उपमा पुनरोक्तिक प्रकाशांग रूपक एवं स्वाभाविक, और इसमें गुण है माधुर्य शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। नौका में उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल सी ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परिसी जल में कल, रुपहरे कंचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। नौका में उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। गंगा में अब क्या है, गंगा में नौका विहार करते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं। जब नाव चल रही है तो क्या हो रहा है बच्चों, उसमें तरंगे उठ रही हैं जल में, वो पानी जो है इधर उधर गिर रहा है, जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। विस्फारित नियमों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। अब वो क्या कहते हैं, जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। अब इसमें क्या कहते हैं, गंगा में रहकर उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपों को छिपाकर प्रतिक्षण लुकती छिपती सी प्रतीत हो रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कंचों में हो ओझल। अब इसमें क्या कहा गया बेटा, वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर परी की तरह या परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। श्वेत चमकती हुई जल की तरंगों में उस परछाई को ओझल होने का जो दृश्य है इतना मनोरम है कि कवि को चांदी के चमकते सुंदर केसों में परी के छिपने का आभास हो रहा है। लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब इसमें क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सुंदर केसों में परी के छिप जाने का उन्हें जो आभास हो रहा था, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जल में प्रतिबिंबित दसवीं का चांद तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है और कभी साकार हो जाता है। उसे देख कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप और यौवन पे मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है
और कभी उसे बाहर कर लेती है। अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो काव्य सौंदर्य में इसमें रस जो है वो शांत है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण उपमा पुनरोक्तिक प्रकाशांग रूपक एवं स्वभावोक्तिक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, उसे बाहों में दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, ए पलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सास, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। अब यहाँ पे कवि की नाव जब गंगा के बीचम बीच पहुंच जाती है तो वहाँ से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए जो रेतीले तट थे वो स्पष्ट बिल्कुल ठीक ठाक से दिखाई नहीं देते हैं। और क्या होता है फिर इसके पश्चात बेटा, उसे बाहों के दुरुस्त तीर, धारा का क्रस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें दूर से दिखते हुए दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जैसे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहती हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला रखा हो। दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, ए पलक नभ नील नयन विशाल। अब इसमें क्या कहते हैं, दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों नीले आकाश में विशाल नेत्रों की तिरछी बोहें हैं और धरती को एकटक निहार रही है। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। अब इसमें क्या कहते हैं, कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों का जो प्रवाह है उसके विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ है और गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। अब यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते हुए देख कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। बेटा अब इस पद से रिलेटेड आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 5 प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपसे, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आपको लिखना है शीर्षक का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। समझ में आया बच्चों? कैसे लिखोगे, शीर्षक का नाम लिखना है नौका विहार और कवि का नाम लिखना है सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आपको कहा जाएगा उसमें आपको वही व्याख्या बतानी है जो मैंने आपको इसमें पढ़ा दी है। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कागार कवि की आंखों से ओझल हो गया। क्या पूछा जाएगा, कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कागार कवि की आंखों से ओझल हो गया। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर आपको लिखना है जब क्या होता है, जब नाव थी वो बीच धार में पहुंची तब कवि ने देखा कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कागार आंखों से ओझल हो गया। एक बार दोबारा सुन लीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन है उसका जवाब है, जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कवि ने देखा
कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कागार आंखों से ओझल हो गया। ये है आपके तीसरे क्वेश्चन का जवाब। ठीक है बच्चों। चौथा कैसे पूछा जाएगा? धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं? धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं? अब इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर आपको लिखना है, धारा के बीच में देखने पर गंगा के दोनों तट फैली हुई दो भुजाओं के समान लग रहे हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए। धारा के बीच से जब हम देखते हैं तो वहाँ से देखने पर जो गंगा के दोनों तट हैं वो दो भुजाओं के समान लग रहे हैं, जो गंगा के दुबले पतले शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा आपका पांचवा क्वेश्चन होगा, धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है? इसके बाद आपको उत्तर देना है, धारा के बीच द्वीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे माँ की छाती से चिपककर कोई नन्हा बालक सोया हुआ हो। एक बार दोबारा सुन लीजिए बेटा। धारा के बीच स्थित द्वीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे माँ की छाती से चिपककर कोई नन्हा बालक सोया हुआ हो। पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार, ढांडों में चलकर करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन सफार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सो शशि सो उड़ो झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सोहोत्साह। पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। अब सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवार को क्या है घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। एक बार दोबारा सुन लीजिए बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने अपनी जो नाव थी उसको जिधर की साइड पानी का बहाव था उधर से दूसरी दिशा में मैंने अपनी जो नाव थी उसको मोड़ दिया। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन सफार, बिखराती जल में तार हार। अब इसमें क्या कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं, पतवार के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा है। उस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर रहा हो और क्या कर रहा हो, और उसने तारे रूपी जो माला है उसको तोड़ करके शांत जल में फेंक दिया हो। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब इसमें क्या कहते हैं? पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? चंद्रमा की किरणें। अब वो क्या कहते हैं? बिल्कुल उस तरीके से रेंगती हुई सी उन्हें प्रतीत हो रही हैं और चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार, लहरों की लतिकाओं से खिल सो शशि सो उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल। अब इसमें क्या कहा गया बच्चों? एक साथ उठती हुई बहुत सारी लहरों में एक ही चंद्रमा सौ चंद्रमाओं और एक तारा सौ तारे बनकर झिलमिला रहा है। उन्हें देख ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी क्या होता है? कैसा आभास हो रहा है? जैसे अब उथला सरिता सा प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बड़े घाट को सो उत्साह। जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हैं,
किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से अपनी, लग्गी समझते हो बेटा, जो एक नाव चलाने वाले के हाथ में एक होता है ना, पानी को साइड में डालने वाला, उसको कहते हैं लग्गी। तो अब वो क्या है, हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह से घाट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब इसमें क्या कहते हैं, पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, चंद्रमा की किरणें, अब वो क्या कहते हैं, बिल्कुल उस तरीके से रेंगती हुई सी उन्हें प्रतीत हो रही हैं और चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई सी दिख रही हैं जैसे बहते हुए जल की असंख्य सीधी रेखाएं खिंची हुई हो। अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो इसमें रस शांत है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण उपमा पुनरोक्ति प्रकाश है और गुण इसमें माधुर्य शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। जो जो लगती है नाव पार उर्मे अलौकिक सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन हे कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। इसमें क्या कहते हैं बेटा, जो जो लगती है नाव पार उर्मे अलौकिक सतविचार। अब इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते जाते हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम ही इस जलधारा के समान है। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। अब क्या कहते हैं, जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है और जीवन का जो विस्तार है वो शाश्वत है। जीवन का जो क्रम है वो धारा की तरह कभी नहीं टूटने वाला क्रम है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। अब इसमें क्या कहते हैं, चांद की चांदनी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। लहरों का जो ऐश्वर्य होता है वो निरंतर बना रहता है। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। अब बेटा इन 4 लाइन का अर्थ क्या है। अब वो कहते हैं, कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं और जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कवि कहते हैं, अब कवि क्या कहते हैं कि चिंतनशील होने पर मैं अपने अस्तित्व का अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया और जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी शाश्वत प्रमाण मुझे अमरत्व दान प्राप्त करने वाला है या अमरत्व प्रदान करता है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो इसमें काव्य सौंदर्य को देख लीजिए। इसमें रस शांत है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण उपमा
पुनरोक्ति प्रकाश, भ्रांतिमान एवं स्वभावोक्ति है। और गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा है। और बेटा इसमें अब इससे रिलेटेड, इस पद से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उनको भी आपको बता देती हूँ 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, इसलिए आप ज़रा ध्यान से सुने और इसके बाद उन्हें नोटेड भी कर लें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या होगा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, शीर्षक का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। शीर्षक का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में बेटा वही व्याख्या आएगी जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी इसमें बता दी है। इस प्रकार फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस संसार की गति कवि के सामने कवि को किसके समान लगती है। अब दोबारा देख लीजिए, इस संसार की जो गति है कवि को किसके समान लगती है। तो अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप, इसका उत्तर आपको लिखना है, संसार की गति कैसी लगती है। अब देखिए, इस संसार की गति कवि को धारा के समान लगती है। इस संसार की गति जो है वो कवि को धारा के समान लगती है। अब चौथा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, गंगा के दोनों किनारे, गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं। तो आप बोलेंगे गंगा के दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान लगते हैं। किसके समान लगते हैं, जन्म और मृत्यु के समान लगते हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा, कवि क्या भूल गया था। तो आप उत्तर देंगे, कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। क्या जवाब देंगे, कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। उम्मीद है बच्चों आज का ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेटा इसे बनाने में बहुत मेहनत हो जाती है, इसलिए प्लीज़ आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।